राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की के बीच एक फोन कॉल के बारे में चौंकाने वाले नए विवरण सामने आ रहे हैं। ये जानकारी है और वे रिपोर्ट कर रहे हैं कि ट्रंप ने इस कॉल पर जेलेंस्की से पूछा था। एफटी यही कहता है, व्लादिमीर, क्या आप मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकते हैं? एफटी का कहना है कि यह कॉल से परिचित कई लोगों के अनुसार है, सूत्रों के अनुसार, जिन्होंने एफटी को बताया कि जेलेंस्की ने फिर जवाब दिया, बिल्कुल हम कर सकते हैं अगर आप हमें हथियार दें। यह युद्ध अब पुतिन के लिए अस्तित्व का सवाल बन गया है। पूरा संकट तब शुरू हुआ जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को रूस के अंदर गहराई तक हमला करने की अनुमति दी, लेकिन वह अनुमति अमेरिकी खुफिया जानकारी तक पहुंच के साथ आई थी। फिर यूक्रेन ने एक विनाशकारी नया अभियान शुरू किया। सिर्फ 2 महीनों में रूस की लगभग 40% रिफाइनिंग क्षमता को नष्ट कर दिया। इन हमलों ने रूस के अंदर आर्थिक घबराहट पैदा कर दी है। रूसी कंपनियां अब बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं और सरकार को अपना राष्ट्रीय बजट काटने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। पुतिन की इस शर्मिंदगी पर प्रतिक्रिया सिर्फ पूरी तरह से हताशा है। जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप टॉम हॉक मिसाइलें कीव भेजने की तैयारी कर रहे हैं, रूस पहले से ही जवाबी हमला कर रहा है। सैनिकों के साथ नहीं, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ परमाणु धमकी के साथ। खुद ही सुनिए। यह अच्छा है, मैं स्वर्ग जाऊंगा, वे मर जाएंगे। अगर वह टॉम हॉक मिसाइल देता है तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह कैसा होगा। फिर वहां स्टालिन के नाम पर जलडम मरुमध्य बनेगा। यह परमाणु युद्ध है जो हमें उसके और करीब ले जाएगा। ये अच्छा है, मैं सीधे स्वर्ग जाऊंगा और वे बस मर जाएंगे। खैर, हम पहले थोड़ा संघर्ष कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि कष्ट हो, हम कष्ट झेल सकते हैं। आप चाहते हैं कि वे कष्ट झेलें, संघर्ष कर सकते हैं, कष्ट भी झेल सकते हैं। अब यह इतना हैरान करने वाला नहीं है। सप्ताह के किसी भी दिन रूसी टीवी चालू करें तो आपको यही सुनाई देगा कि रूस पश्चिम पर हमला कर रहा है। पर हैरान करने वाली बात फाइनेंशियल टाइम्स की नई रिपोर्ट है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका अब तक यूक्रेन को रूसी रिफाइनरियों पर हमला करने में मदद कर रहा था। फाइनेंशियल टाइम्स के अनुसार अमेरिका महीनों से यूक्रेन को रूसी ऊर्जा सुविधाओं पर बड़े पैमाने पर हमले करने में मदद कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार यह समन्वित प्रयास व्लादिमीर पुतिन की अर्थव्यवस्था कमजोर कर उन्हें बातचीत पर लाने के लिए है। यह वह जगह है जहां यह मामला उन सभी के लिए दिलचस्प हो जाता है जो वर्षों से युद्ध देख रहे हैं। देखिए, आप समय रेखा का अंदाजा लगा सकते हैं अगर आप डेटा देखें, और अगर आप जेलेंस्की और ट्रंप द्वारा दिए गए बयानों को देखें तो आप समझ सकते हैं कि यह फैसला कब लिया गया था। और चलिए ऐसा करने की कोशिश करते हैं। तो जुलाई में रूस की लगभग 4% रिफाइनिंग क्षमता ऑफलाइन थी। अब इसमें से कुछ यूक्रेनी ड्रोन हमलों की वजह से था, लेकिन इसमें से कुछ सिर्फ सामान्य रखरखाव के कारण भी था। और जैसे रिफाइनरियां अपने सामान्य कारणों से ऑफलाइन हो जाती हैं, लेकिन अगस्त से हमलों में जबरदस्त तेजी आ गई है। अगस्त के अंत में लगभग 17% रूसी रिफाइनिंग क्षमता काम नहीं कर रही थी और यूक्रेन ने रूस की 32 में से 16 रिफाइनरियों पर हमला किया था। सितंबर के आखिर तक करीब 40% रूसी रिफाइनरी बंद थी। असल में हमने देखा कि यूक्रेनी ड्रोन ने उन रिफाइनरियों पर हमला किया जो यूक्रेन की सीमा से 1400 किलोमीटर दूर थीं। वो बहुत अंदर तक है। तो ये सब देखकर हम मान सकते हैं कि ये फैसला जुलाई में कहीं लिया गया था। अगस्त की शुरुआत में ही यूक्रेनी रूसी रिफाइनरियां नष्ट कर रहा था। अब इस फाइनेंशियल टाइम्स के लेख में आगे बताया गया है कि अमेरिका कैसे मदद कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी कीव को मार्ग योजना, ऊंचाई, समय और मिशन के फैसले लेने में मदद करती है, जिससे यूक्रेन के लंबी दूरी के एक तरफा हमले वाले ड्रोन रूसी हवाई सुरक्षा को चकमा दे पाते हैं। ऑपरेशन से जुड़े 3 लोगों ने बताया कि वॉशिंगटन योजना के हर चरण में शामिल था। यूक्रेन लक्ष्यों का चयन करता है, फिर वॉशिंगटन उस स्थान की कमजोरियों पर खुफिया जानकारी प्रदान करता है। अब यही वह जगह है जहां मैं थोड़ा सा संदर्भ देना चाहता हूं। अब जैसा कि आप लोग पहले से जानते हैं, रूस पुतिन के लिए इतना बड़ा है कि वह इसे पूरी तरह से वायु रक्षा से नहीं ढक सकते, लेकिन वे अपनी वायु रक्षा को स्थिर भी नहीं रखना चाहते, क्योंकि एक बार अगर यूक्रेन को उनकी सुरक्षा में कोई कमजोरी मिल जाती है तो वे उसी तरीके का इस्तेमाल करके रूसी बुनियादी ढांचे पर बार बार हमला कर सकते हैं। तो हर रात या शायद इससे भी ज्यादा बार वे अपनी वायु रक्षा को इधर उधर करते हैं और अपनी सुरक्षा व्यवस्था को बदलने की कोशिश करते हैं। ये कुछ फुटबॉल
अमेरिकी फुटबॉल जैसा है। अगर हम रूसी सरकार द्वारा हर रात जारी आंकड़ों को देखें तो वे बताते हैं कि रूस के अंदर कितने यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए हैं। अब हम इस पर 100% भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन मैं सिर्फ जुलाई से अगस्त से सितंबर तक के रुझान की तुलना करना चाहता हूँ। संख्या वाकई में बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी है। हर महीने लगभग 3000 ड्रोन ही रहे हैं। तो मतलब यह अमेरिकी खुफिया जानकारी के कारण है। यूक्रेनी ड्रोन रूसी ठिकानों को अब ज्यादा प्रभावी ढंग से निशाना बना रहे हैं क्योंकि वे बड़ी संख्या में ड्रोन नहीं भेज रहे। लेकिन यह बढ़ गया है। यूक्रेन ज्यादा ड्रोन भेज रहा है, लेकिन इन ड्रोन के लक्ष्य पर लगने की दक्षता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब सिर्फ मैं नहीं, कोई भी रैंडम यूट्यूबर जो इसे समझ रहा है, और रूसियों ने भी इसे किसी हद तक समझ लिया है। यही वो जगह है जहां मैं कुछ कहने वाला हूं जो मैंने कभी नहीं सोचा था। रूस सही था क्योंकि सितंबर के अंत में हुए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में यूरोपीय और रूसी राजनयिकों की गुप्त बैठक हुई थी, और इस बैठक में हमें पता है कि रूसी पक्ष इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने को लेकर बहुत अडिग था कि नाटो यूक्रेन को रूस के अंदर हमला करने में मदद कर रहा है। वे कह रहे थे कि नाटो यूक्रेन को क्रीमिया के अंदर रूसी सैन्य ढांचे को नष्ट करने में मदद कर रहा है। रूस यूरोपीय राजनयिकों को चेतावनी दे रहा था कि अगर हमले न रुके तो वह नाटो के हवाई क्षेत्र में ड्रोन और जेट भेजता रहेगा। अब उस समय मैंने इसे हंसी में उड़ा दिया था। मैंने सोचा ये तो बस आम रूसी हैं जो यूक्रेन की हर हरकत का दोष यूरोपियों पर डाल देते हैं। लेकिन जैसा कि हम अब जानते हैं वे सही थे। लेकिन शायद हमें इतना हैरान नहीं होना चाहिए क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन के बाद से अमेरिका यूक्रेन को खुफिया जानकारी दे रहा है। लेकिन यह खुफिया जानकारी सिर्फ सिर्फ यूक्रेन के अंदर के इलाकों तक ही सीमित थी, और इसमें वे इलाके भी शामिल थे जो रूसी कब्जे में हैं। लेकिन फिर भी वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन की जमीन मानी जाती है। लेकिन जुलाई से यह दायरा बढ़ा दिया गया है और अब रूस के अंदर किसी भी रिफाइनरी को कवर करता है। मुझे नहीं लगा कि अमेरिका रूस के सैन्य ढांचे पर यूक्रेन की मदद कर रहा है, लेकिन रिफाइनरियों के मामले में मदद कर रहा है, और इसका बड़ा असर पड़ा है क्योंकि रूस से जो आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं के आधार पर हम यह जानते हैं रूस का निर्यात अगस्त में लगभग 17% कम था, जो यूक्रेनी ड्रोन के कारण बंद हुई रिफाइनिंग क्षमता के बराबर है। मुझे लगता है कि सितंबर में यह शायद करीब 20% होगा क्योंकि अतिरिक्त 20% रिफाइनिंग क्षमता बंद हो गई थी। तो रूस को इसे सच में एक चेतावनी के रूप में देखना चाहिए कि शायद उन्हें इस पर बातचीत करनी चाहिए। अगर मैं रूस होता तो मैं भी यही सोचता, क्योंकि ट्रंप उन्हें मौका दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह टॉम हॉक मिसाइलों की यूक्रेन को आपूर्ति को मंजूरी देने से पहले पुतिन से बात करना चाहते हैं। आप खुद सुनिए। आप इसे अच्छी तरह समझते हैं। कह रहे हैं कि आप समय के बारे में पहले पुतिन से बात करेंगे। बहुत आक्रामक हथियार, और सच कहूं तो रूस को इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं उन्हें यह कह सकता हूं कि अगर युद्ध नहीं सुलझा तो हम वाकई ऐसा कर सकते हैं। हम शायद न करें लेकिन कर सकते हैं। ये बात उठाना उचित है। मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तय हो गया, धन्यवाद। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे नहीं लगता कि रूसी पीछे हटेंगे। अभी पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री मेदवेदेव ने सार्वजनिक रूप से कहा है कि रूस के पास इस विशेष सैन्य अभियान को जारी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। यह गलत है, पर रूसी लौटना नहीं चाहते। रूसी टीवी ट्रंप के पुतिन से बात करने के प्रस्ताव को ऐसे दिखा रही है जैसे अमेरिका रूस का मजाक बना रहा हो। सुनिए। मैं ट्रंप की पुतिन के साथ टॉमहॉक मिसाइलों पर चर्चा में रुचि रखने लगा। क्या हम आपको टॉमहॉक से मार सकते हैं? देखिए, वो हमारा मजाक उड़ा रहा है ना? ये सीधे हम पर है। वो उनसे सलाह लेना चाहता है। क्या पुतिन प्रस्ताव ठुकराएंगे? हमें बुरा नहीं लगेगा अगर हम आपके लोगों पर हमला करें, है ना? तो पुतिन कहेंगे कि हम इसके खिलाफ हैं।
तो ओल्गा, वहां रॉकेट नहीं होंगे। वो समझदार आदमी है ना? वो सिर्फ मजाक के रूप में ही हो सकता है और कुछ नहीं। अब ट्रेनिंग के बारे में हमारे पास भी आपसे पूछने के लिए ऐसे कई सवाल हैं, लेकिन हम भी वैसे कई सवाल पूछ सकते हैं। क्या आपको बुरा लगेगा अगर हमारी पनडुब्बी इंग्लिश चैनल में स्थायी रूप से तैनात रहे? लेकिन हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं येवगेनी, हम उनसे नहीं पूछ रहे हैं। अब असली मजाक तब होगा जब रूसी रिफाइनरियां महीनों की बजाय सालों के लिए बंद हो जाएंगी, क्योंकि टोमाहॉक यूक्रेनी लंबी दूरी के ड्रोन से कहीं ज्यादा नुकसान करता है। रूस की स्थिति और बिगड़ने वाली है, क्योंकि यूक्रेन को सिर्फ टोमाहॉक ही नहीं मिलेंगे, इसमें जर्मन टोर्नाडो मिसाइलें भी शामिल होंगी। क्योंकि देखिए, हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रंप सिर्फ पुतिन ही नहीं, जर्मनी समेत सहयोगियों पर भी दबाव डाल रहे हैं। अब अमेरिका पहले ही अटैक कैंप्स दे चुका है, यूके ने स्टॉर्म शैडोज दिए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्च ने अपने चुनावी अभियान के दौरान वादा किया था कि अगर वे चुने जाते हैं तो वे यूक्रेन में टूरिस्ट्स भेजेंगे। अब मैं जानता हूं कि वे अकेले ऐसे पश्चिमी नेता नहीं हैं जिन्होंने वादे किए लेकिन अब तक पूरे नहीं किए। अब जब अमेरिका टॉमहॉक भेज रहा है, उम्मीद है जर्मनी भी यूक्रेन में टूरिस्ट्स भेजेगा। यह यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि बात सिर्फ मिसाइलें होने की नहीं है, बल्कि यह भी है कि अमेरिका की अनुमति मिलेगी कि वे मिसाइलों का इस्तेमाल रूस के अंदर हमला करने के लिए कर सकें। अब यूक्रेन टॉमहॉक, अटैकम्स, फ्लेमिंगो, नेपच्यून जैसी मिसाइलों से रूस के भीतर हमला कर सकता है, जिससे फ्लेमिंगो और नेपच्यून और असरदार होंगी। अमेरिकी खुफिया से वे रूसी रडार से बच पाएंगे, जैसा यूक्रेनी ड्रोन के साथ हो रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिकी खुफिया न हो तो उन्हें ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ती। खैर, रूसी लोग इससे साफ तौर पर खुश नहीं हैं और वे इसे अमेरिका द्वारा रूस पर परमाणु हमला करने के रूप में बता रहे हैं। यही वे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद ही इसे सुनिए। ट्रंप को सुनकर समझना मुश्किल होता है कि वे क्या कहना चाहते हैं। क्या टॉमहॉक मिसाइलें दी जाएंगी या नहीं? आखिरकार ओह नहीं, टू नाटो ने कहा कि वे यूक्रेन को कुछ खास हथियार दे सकते हैं, यही बयान है। खैर, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। टॉमहॉक का मुद्दा हमारे लिए बेहद चिंता का विषय है। राष्ट्रपति पुतिन इस पर पहले ही बोल चुके हैं। यह विशेष हथियार जिसकी रेंज बहुत अधिक है। साथ ही अगर इससे मोर्चों पर हालात नहीं बदलेंगे, लेकिन अभी यह वाकई एक नाटकीय पल है। टॉमहॉक की तैनाती बढ़ाना परमाणु या परमाणु हो सकता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा खतरा है कि हथियार इस्तेमाल होने पर रूस को लगेगा यह परमाणु मिसाइल है। याद है 1.5-2 साल पहले हमारी खुफिया जानकारी में कहा गया था कि शायद डर्टी बम बनाई जा रही है। कल्पना कीजिए कि लंबी दूरी की मिसाइल उड़ती है और वो परमाणु हो सकती है। रूसी संघ को क्या विचार करना चाहिए? सागर को यह सही समझना चाहिए, है ना? पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने भी इसी तरह का संदेश जारी किया है। मुझे पूर्व रूसी राष्ट्रपति कहना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि लोग दिमित्री मेदवेदेव को रिटायर नेता मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वह वर्तमान रूसी सरकार में बहुत ऊंचे पद पर हैं। वह सुरक्षा परिषद के प्रमुख हैं और वे पुतिन से बहुत नियमित रूप से मिलते हैं, और वह भी यही संदेश दे रहे हैं कि रूस एक टॉमहॉक मिसाइल में परमाणु हथियार है या नहीं, इसमें फर्क नहीं कर सकता। यह सही है, लेकिन यह तर्क लागू नहीं होता, क्योंकि यूक्रेन में ऐसा अब तक नहीं हुआ। पिछले 3 सालों से रूस परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। अगर रूस को परमाणु हमले या गलती की चिंता थी तो उन्हें परमाणु हथियार ले जाने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए था। लेकिन दूसरा बिंदु स्पष्ट करना भी जरूरी है, क्योंकि यही रूसी प्रचार है। वे लगातार झूठ गढ़ते हैं। लोग एक झूठ सुधारते हैं, बाकी स्पष्ट करना भूल जाते हैं। यह बात जो हर कोई कह रहा है कि यूक्रेनियन इसे फायर नहीं कर सकते, बस सही नहीं है। अटैक गन, स्टॉर्म शैडो जैसी सभी मिसाइलें यूक्रेन के पास हैं और वही चला रहे हैं। यूक्रेनियन ही मिसाइल फायर करने वाली मशीनरी चला रहे हैं, टारगेट चुन रहे हैं और नेविगेट कर रहे हैं। अमेरिका सिर्फ इंटेलिजेंस दे रहा है, जैसा कि इतिहास देखकर समझा जा सकता है। हर बार जब भी हम कोई रिपोर्ट देखते हैं
कि इन मिसाइलों को मंजूरी दी गई है या हम कोई खबर देखते हैं कि इन मिसाइलों को मंजूरी दी गई है। जब रिपोर्ट आती है और जब पहला हमला रूसी लक्ष्य पर होता है, उसके बीच में एक अंतर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक बार फैसला हो जाने के बाद यूक्रेनी सैनिक जो इन मिसाइलों को चलाने वाले हैं और वे सिस्टम जिनका इस्तेमाल इन मिसाइलों को दागने के लिए किया जाता है, यूक्रेन में इस्तेमाल से पहले वे महीनों ट्रेनिंग करते हैं। और मेरा अनुमान है कि यही बात तब भी होगी जब यूक्रेन को टोरा मिलेगा और यही बात तब भी होगी जब यूक्रेन को टोमहॉक मिलेगा। यह बात जर्मन चांसलर द्वारा वास्तव में पुष्टि की जा चुकी है। इसे आप खुद सुनिए। तो यह हमेशा स्पष्ट था कि अगर हम टॉरस देंगे तो इस हथियार को जर्मन सैनिक नहीं बल्कि यूक्रेनी सैनिक चलाएंगे। क्या यह ग्रेट ब्रिटेन या फ्रांस की अन्य क्रूज मिसाइलों की तरह है? अब यहाँ समस्या यह है कि यह सिस्टम बेहद जटिल है और सैनिकों को इस पर प्रशिक्षित करने में कम से कम 6 महीने लगते हैं। क्या उन्हें पहले से ही प्रशिक्षित किया जाए? हमने अभी तक इस पर सहमति नहीं बनाई है। मैंने इस बारे में जेलेंस्की से बात की है, मैंने गठबंधन में भी इस पर चर्चा की है। हमने अभी तक इसकी शुरुआत नहीं की है। यह विकल्प है और रहेगा, लेकिन अब हम सार्वजनिक रूप से हथियारों की उपलब्धता पर चर्चा नहीं करेंगे। हम यूक्रेन को सैन्य रूप से अभी और आगे कैसे समर्थन दे रहे हैं? मैं चाहता हूं कि पुतिन को हमारे सैन्य कदमों को लेकर अनिश्चितता बनी रहे। सिर्फ एक बात निश्चित है और मैं इसे फिर से कहूंगा, इस कार्यक्रम में जर्मनी युद्ध का पक्षकार नहीं बनेगा। अब आखिर में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार क्लिप दिखाना चाहता हूं जो मैंने एक रूसी राजनेता की देखी थी, जो इस इंटरव्यू में बस हैरान रह गए थे यह सुनकर कि अब दुनिया रूसियों से नफरत करती है क्योंकि रूस की सरकार जो फैसले ले रही है। वो कह रहे हैं 4 साल पहले रूस को सब पसंद करते थे, अब नफरत करते हैं। मुझे कारण समझ नहीं आता। रूस ने पिछले 4 सालों में कुछ ऐतिहासिक नहीं किया, बस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध शुरू किया। वो इसे समझ नहीं पा रहा है। ये क्लिप सुने। क्या अमेरिकी पक्ष यूरोप की लापरवाह नीति पर असर डाल सकता है? अमेरिकी निश्चित रूप से प्रभाव डाल सकते हैं और डालते भी हैं, लेकिन यूरोपियों में रूस के प्रति इतनी नफरत है, मैं तो कहूंगा कि एकजुट नफरत है, कि इस नफरत को अमेरिकी ड्रिल से भी भेदना मुश्किल है। आप इस नफरत को कैसे समझाते हैं जो पिछले 4 सालों में इतनी तेजी से बढ़ी है? जोर देने के लिए 20 साल की सामान्य बातचीत 24 सालों से अधिक प्रभाव डालती है। अचानक उनके साथ क्या हुआ? मैं पहले कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि यूरोप रूस के बारे में एक स्वर में बोलेगा, और वह स्वर हमारे देश के प्रति बेहद आक्रामक और बेहद नकारात्मक होगा। आज के लिए मेरे पास आप लोगों के लिए बस इतना ही है। अगर आपको ये अपडेट्स पसंद आते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं। हम साल के अंत से पहले 2 मिलियन सब्सक्राइबर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।